हेलो फ्रेंड्स, वर्ल्ड करंट अफेयर्स यूपीएससी ओनली में आपका स्वागत है। आज हम 12 नवंबर 2021 को लेकर के आए हैं द हिंदू पीआईबी एवं इंडियन एक्सप्रेस में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो डिस्कस के लिए हम लेके आए हैं, जिन पर हम विस्तार से यानी यूपीएससी के हिसाब से हम चर्चा करेंगे। तो हाल ही में चर्चा में रहा पॉइंट है फ्रोथ फॉर्मेशन। फ्रोथ का मतलब है झाग से, हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में झाग बोलते हैं, जो यमुना में हाल ही में देखने मिला है। छठ पूजा के पर्व पर ये देखने को मिला है। इसकी आप तस्वीर देख सकते हैं। एक सेकंड, तस्वीर आपको दिखाते हैं इसकी। आप झाग की तस्वीर देख सकते हैं। ये आलम रहा है, इसको बोलते हैं फोर्थ झाग, FROTH, इसको बोलते हैं फ्रोथ। तो इससे संबंधित हम कुछ जानकारी हासिल करेंगे जो अभी द हिंदू ने चर्चा में लिया है। ये ऑक्सीटॉसिस है। ये विषैला पदार्थ मिलता है तब जाके बनता है। विषैला नदी में या किसी भी रिवर में जब कोई विषैला पदार्थ जा कर के मिलता है तो ये फ्रोथ उत्पन्न होता है, यानी झाग उत्पन्न होता है। तो इससे संबंधित जो भी हमारे कंटेंट हैं उसको हम देखेंगे। तो आइए आ जाते हैं अपने मूल टॉपिक पर। हमारा मूल टॉपिक है आइए ये अब हम देखेंगे फोर्थ फॉर्मेशन से संबंधित है। तो फ्रोथ का मतलब झाग होता है, समझ गए। इसके अंदर अब इसे जब ये झाग बनता है तो इसके अंदर क्या क्या होता है इसको इंक्लूड करेंगे हम। इसके अंदर फॉस्फेट और सरफेक्टेंट होता है 1%। फॉस्फेट और सरफेक्टेंट को मिलाकर के 1% होता है हमारा। बाद बाकी 99% हवा यानी एयर प्लस वाटर होता है हमारा, मौजूद होता है इसमें। तो हम देखेंगे ये यूपीएससी इसमें दे सकता है कि जब ये फ्रोथ उत्पन्न होता है तो फॉस्फेट एंड सरफेक्टेंस का 99% होता है या और कम ज़्यादा कर सकता है। तो इसको ध्यान रखेंगे हम। 1% फॉस्फेट एंड सरफेक्टेंस होता है और 99% हवा और पानी की मात्रा होती है इसके अंदर। ठीक। अब ये झाग बनने के कारण यानी फ्रोथ बनने के कौन कौन से कारक हैं उन पर ध्यान देंगे हम। पहला कारक है साबुन और सर्फ, इसके कारण स्फूर्त बनता है ये फ्रोथ। दूसरा कारक है उद्योगों की गंदगी, कार्बनिक पदार्थ, वनस्पति का घुलना यानी डिकम्पोजिशन होना, वनस्पति का डिकम्पोजिशन होना, फिलामेंट्स बैक्टीरिया का मौजूद होना, ये कारक हैं झाग बनने के। तीसरा कारक है चीनी और पेपर मिल का। जो चीनी और पेपर मिल की गंदगी है वो नदी नालों में प्रोवाइड कर दी जाती है, तो इससे फ्रोथ बड़ी मात्रा में बनता है, जो दिल्ली में सबसे अधिक देखने को मिला है। इससे स्तर गंदगी का जो भी प्रदूषण का स्तर पता चलता है कि रिवर में कितना प्रदूषण है। तो ये था फ्रोथ से संबंधित, फॉर्मेशन से संबंधित जानकारी। अगली जानकारी है हमारी ओजोन से संबंधित, जो हाल ही में चर्चा में रही। ओजोन हम देखेंगे ऑक्सीजन की तीन अणु है, ये
3 अणुओं से मिलकर के ओजोन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन के 3 अणु O+O+O बराबर बनाते हैं ये O3, जो ओजोन का संकेत है O3। ठीक, जब ऑक्सीजन के 3 अणु आपस में क्रिया करते हैं, मिलते हैं, तो ओजोन की प्राप्ति होती है, ओजोन का निर्माण होता है। ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है। ऑक्सीजन हमें जीवन प्रोवाइड कराती है, जीवन जीने के लिए जीवन जीने के लिए उपयोगी है। वहीं अगर हम ओजोन को देखें तो ये जीवन की रक्षा करती है। अगर हमारे क्या कहते हैं स्पेस में अगर ओजोन नहीं हो तो हमें विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होना पड़ेगा। कैंसर हैं, अन्य प्रकार की बीमारियां ग्रसित कर लेंगी, तो ये हमें रोगों आदि से बचाने के लिए रक्षा करती है। तीसरा पॉइंट है, ओजोन गैस समताप मंडल में पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन गैस किस मंडल में पाई जाती है? तो ये ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। ओजोन समताप मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल की खोज 1900 में की गई थी। 1919 में की गई थी समताप मंडल की खोज। अगला पॉइंट है हमारा, फोर्थ, ओजोन एक अस्थिर गैस है। ओजोन है यहाँ पे, ओजोन एक अस्थिर गैस है जिसका क्षरण प्राकृतिक एवं मानव जनित प्रक्रिया के द्वारा होता है। इसका एक तो प्राकृतिक रूप से क्षरण होता रहता है और दूसरा मानव निर्मित प्रक्रिया के द्वारा भी इसका क्षरण होता है। ठीक है, अब हम देखेंगे दोनों प्रक्रियाएं मानव निर्मित और प्राकृतिक कौन कौन सी हैं। तो हम देखेंगे प्राकृतिक प्रक्रिया में सौर कलंक आता है जिसके द्वारा ओजोन गैस का क्षरण होता है। और अगर अगर हम मानव निर्मित प्रक्रिया की बात करें तो इसमें कई कारक जिम्मेदार हैं। मानव निर्मित प्रक्रिया में कई कारक जिम्मेदार हैं जिनको हम 1 बाय 1 देखेंगे। सबसे पहला कारक है CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। CFC को क्या कहते हैं? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। दूसरा है HCFC जिसको हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन कहते हैं। दूसरा HCFC हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन। तीसरा है हेलोन। अगला है HBFC हाइड्रोब्रामो फ्लोरोकार्बन। HCFC हाइड्रोब्रामो फ्लोरोकार्बन, ये तीसरा है। चौथा आता है CCl4। चौथा कारक है CCl4 जिसको कार्बन टेट्राक्लोराइड बोलते हैं। जिसको क्या बोलती है? कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक, अगला आता है इसी प्रक्रिया में अगला आता है CH3 CCl3 इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोरोफॉर्म। इसको क्या बोलते हैं? CH3 CCl3 का किसका सूत्र है? मिथाइल क्लोरोफॉर्म। अगला है CH3Br। CH3Br को बोलते हैं मिथाइल ब्रोमाइट इसको बोलते हैं। नेक्स्ट है CH2BrCl। CH2BrCl इसको बोलते हैं
ब्रामोक्लोरोमीथेन, इसको क्या बोलेंगे, ब्रामोक्लोरोमीथेन। इसमें आता है लास्ट NOx, NOx इसको नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलते हैं, इसको बोलते हैं नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो ये कारक जिम्मेदार हैं ओजोन गैस को विघटन करने के लिए, ये सारे जिम्मेदार हैं। अगला पॉइंट आता है ओजोन गैस से संबंधित मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल संरक्षण प्रदान करता है, जिसकी शुरुआत 1987 में की गई थी। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को ध्यान में रखेंगे। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ये संरक्षण प्रदान करता है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के बारे में थोड़ा सा हम देख लें। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है जो हमें ओजोन परत का क्षरण होने से जिम्मेदार ठहराती है और हमें संरक्षण के लिए आगे आने के लिए बोलती है। कौन? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ये कहती है जो हमारी ओजोन गैस को क्षरण करने के कारक हैं उनकी मात्रा को कम करो या निम्न करो, कम करो या निम्न करो, जिससे कि ओजोन गैस हमारी प्रभावी न हो। इस समझौते में एक संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम भी अहम भूमिका निभाता है, जिसको UNEP बोलते हैं। जिसको क्या बोलते हैं? UNEP। ठीक है। अगला पॉइंट आता है हमारा वियना कन्वेंशन। अगला कौन सा आता है? वियना कन्वेंशन भी हमें ओजोन परत से संरक्षण प्रदान करता है। हम कुछ इसके बारे में भी जान लेते हैं। ये भी एक विश्व स्तर का है जो 1985 में अपनाया गया। कब अपनाया गया? 1985 के 85 ईस्वी में इसको अपनाया गया और 1988 में ये कार्य लाया गया ये। ठीक है। अगला पॉइंट हमारा आता है सर्वाधिक मात्रा में। अगला है सर्वाधिक मात्रा में ओजोन का क्षरण अंटार्कटिका के ऊपर देखने को मिलता है। सर्वाधिक मात्रा में अंटार्कटिका पर ओजोन का क्षरण देखने को मिलता है। बादल प्राकृतिक रूप से जल एवं नाइट्रिक अम्ल से निर्मित होते हैं। कभी भी ये स्टेटमेंट के फॉर्म में आ सकता है कि बादल किसका रूप होते हैं? प्राकृतिक रूप से जल एवं नाइट्रिक अम्ल से निर्मित होते हैं। अब हम देख लेते हैं ओजोन में भारत की भूमिका। ओजोन में हम देख लेते हैं भारत की भूमिका क्या रही है। तो देखेंगे हम ओजोन की संरचना के लिए भारत ने वियना कन्वेंशन को 1991 में अपनाया। कब अपनाया? 1991 को। वहीं मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 1992 में अपनाया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को 92 में अपनाया। ठीक है। और हस्ताक्षर कर दिए। इसके बाद 1993 में भारत ने ओजोन विघटनकारी पदार्थों को बाहर करने की भूमिका बनाई। इसने 1991 के बाद भारत ने विभिन्न प्रकार के ओजोन को संरक्षण प्रदान करने के लिए अहम भूमिका निभाई। 91 में वियना कन्वेंशन को अपनाया, 92 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल को अपनाया और 93 में जो भी हमारे ओजोन को विघटित करते हैं उन कारकों को बाहर करने की यानी हटाने की भूमिका बनाई। तो ये हमारा था
हाल ही में चर्चा में रहे कुछ टॉपिक जिनको आप अपने नोट में ऐड कर सकते हैं और अपने तैयारी को बेहतर बना सकते हैं। तो ऐसे ही पॉइंटों को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें, जिससे कि आप अधिक से अधिक मात्रा में इसका लाभ ले सकें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।